नमस्कार प्यारे मित्रों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक्स लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, टॉपिक्स तो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भविष्य में कभी भी यहाँ से प्रश्न उठने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक बेहतर क्लास होगी। आप लोग देखिएगा और देखने के बाद प्यारे छात्रों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि प्यारे छात्रों, आज आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और द ग्रेट एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए बेहतर क्लास देने का वादा करता हूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं प्यारे साथियों, जैसा कि राष्ट्रपति लिखा है। तो प्यारे साथियों, आप लोग तो राष्ट्रपति से संबंधित बहुत तरह के प्रश्न पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी यहाँ से पूछा जाएगा। ये मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। तो वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर ये हमारी दृष्टि पड़ी हुई है, या और भी हैं बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इन सब प्रश्नों को जो है आपको पढ़ाने का कार्य किया है। तो चलिए जानते हैं। अगर प्यारे छात्रों, आपसे कभी भी यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान के किस भाग में अंकित है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर भाग की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग नंबर 5 में। क्या है? राष्ट्रपति का जो पद है वह जो है संविधान के भाग नंबर 5 में है। इस पॉइंट को आप एकदम नोट में रखिएगा। और दूसरा क्या है, इसी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है? जी हाँ, संघ की कार्यपालिका, जी हाँ, संघ की कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? यहां से प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये भी पूछा जाएगा, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है, आदि से संबंधित बनने वाले उन सारे तथ्यों को आप लोग एक एक करके देखेंगे। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, संघ की कार्यपालिका पर याद रखिएगा नियंत्रण किसका होता है। संघ की कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होने वाला है प्यारे साथियों वो भी होगा राष्ट्रपति। जी हाँ, संघ की कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। जो संघ भी, जितने भी संघ शासित प्रदेश या जितने भी संघीय वो है, उस पर याद रखिएगा पूरा जितना भी नियंत्रण है, सभी नियंत्रण याद रखिएगा वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग खुद देखिएगा और इसको देख करके अपना जो है दिमाग में फिट करने का प्रयास करिएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? ये प्रश्न है। संघ की कार्यपालिका में, जी, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है? एक देखिए छोटा छोटा प्रश्न है, शामिल होते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है, संघ की कार्यपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है या किस भाग में है, और तमाम तरह के यहाँ से प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होगा। तो आप लोग एक छोटे वीडियो के माध्यम से आप देखिए, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है उस पर देखिए सबसे पहला तो होता है, एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? एक होता है राष्ट्रपति होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं।
अगर तीसरे नंबर की बात करें कि तीसरा कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है तीसरा। और चौथा कौन सा व्यक्ति होता है जो संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है? तो याद रखिएगा, महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ये भारत की जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें ये भी शामिल होता है। और पांचवें नंबर की बात करें प्यारे साथियों, तो मंत्रिमंडल शामिल होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये आपसे कभी भविष्य में 100% या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, या कहीं अच्छे एग्जाम के प्रिपरेशन में आप जाएंगे या तैयारी करेंगे, तब आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने के लिए 100% मिलने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज ना हो। यहाँ से ये पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका में इनमें कौन शामिल होता है, एक का नाम दे देगा और चार का नाम दूसरा रखेगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आज मैं इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से पूछा जाएगा। आप देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल। महान्यायवादी जैसा कि आप सब जानते हैं प्यारे साथियों 76 में, लेकिन महान्यायवादी करता क्या है? भारत सरकार की अगुवाई करता है। क्या करता है? भारत सरकार की अगुवाई करता है। अर्थात अगर उच्चतम न्यायालय या जो भी अगर न्यायालय से संबंधित मामले होते हैं वो भारत सरकार की ओर से लड़ने का कार्य करता है। जैसे वकील वैसे होता है भारत सरकार का ये वकील कहा जा सकता है। भारत सरकार की अगुवाई, न्याय से संबंधित जो है ये मैटर भारत सरकार की अगुवाई करता है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं, इसके आगे चलते हैं और देखने का आप लोग प्रयास करिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जानता हूं प्यारे साथियों, आप लोग सारे लोग जो है लगभग राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी लोग जो है पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आज ये छोटे छोटे प्रश्नों को लिया है। और आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। कहीं ना कहीं ये हम खोज कर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। यहां से क्वेश्चन अगला क्या आने वाला है जो राष्ट्रपति से, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? देखिए कौन होता है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, कौन होता है। और आप लोग को कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज क्या कर देगा? अगर आपके पास ऑप्शन पहले नंबर पे रख दिया जाए, राज्यपाल होगा, दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति होगा, अगर तीसरे नंबर की बात करें प्यारे साथियों महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, अगर चौथे नंबर की बात करें तो CAG, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, CAG का मतलब। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ पर कहाँ पे टिक करेंगे? मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर के कहाँ पर मारने का प्रयास करेंगे? राज्यपाल को मार देंगे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन दोस्तों, अगर आपके शब्द में भारत लग गया है कि भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है प्यारे साथियों वो सीधा राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जरूर अच्छी लग रही होगी। और साथियों, और छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके आने वाली है। और देखिए दोस्तों, ये मिटने वाला हमारे पास ये कपड़ा सही नहीं है, जिससे थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, मिटता नहीं धीरे धीरे। तो प्यारे साथियों, आप लोग देखिए और देखने के बाद आप एकदम छोटी नॉर्मल जानकारी जो आप लोगों को इसमें से मिलने वाली है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे साथियों? देखिए, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसको आप ये लोग एकदम माइंड में रखिएगा।
अनुच्छेद नंबर लेकर 52 से लेकर 78 अनुच्छेद तक, याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 52 में राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में, ये सब तो आप लोगों को बताया है। और जो भी प्यारे साथी, जो भी हमारे भाई या छात्र छात्राएं जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वो इस सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने इन सारे वीडियो का एक डिटेल बना के रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग जाइए, चैनल के अंदर जाइए दोस्तों, वीडियो को देखिए। आशा करते हैं कि आप लोग इन सारे वीडियो को देखेंगे, बहुत ही आनंद आएगा और देखने के बाद आपके अंदर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजिंग नहीं रह पाएगी। क्योंकि साथियों, मैंने अपने चैनल पर सिर्फ छोटे छोटे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है जहां से आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर रामायण और महाभारत पढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं किया है और न कभी भविष्य में पढ़ाया है। साथियों, रामायण और महाभारत पढ़ाने का तात्पर्य यह है कि विस्तृत रूप, अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है रामायण पढ़ने की जरूरत है, पूरी किताब को रटने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सीधा एक तरफ से आपको कहीं से पूछा जा सकता है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यही यानी कि आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस से छोड़ करके जो छोटी परीक्षाएं हैं, इनसे जो नीचे स्तर की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए एक बेहतर और रामबाण सिद्ध है। प्यारे साथियों, मैंने अपने 10 वर्षों का अनुभव आपके बीच में शेयर किया है और हमेशा करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको 4, 6, 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहीं मिलने वाले नहीं, खोजिएगा। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र सीमा कितनी, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कितना है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम वो बुढ़ा के आज मर जाए कि कल मर जाए कि परसों, उसको भी बना दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आप जानते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो, उसका योग्यता रखता हो। अगर है भी तो उसको पद ग्रहण करने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये इसका प्रावधान है। और प्यारे साथियों, अगर जमानत राशि की बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए जमानत राशि कितना होना चाहिए, तो 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, 15,000 रुपए। अगर प्यारे साथियों, अगर आप जितना भी वोटिंग पड़ती है उसका 1/6 पाने में जो भी अगर सदस्य नाकाम होता है, उसकी यही जमानत जो है जब्त हो जाती है, अर्थात सरकार के खाते में चली जाती है। 1/6 जब वोटिंग उसको नहीं मिलेगी, जितना वोट पड़ा है उसका 1/6 पाने में अगर असमर्थ है, तो जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं जो हार गए हैं, यानी कि जो जीतने के बाद बचे हैं, अगर उनका 1/6 वोट कम है इससे, तो उनकी जो जमानत राशि सरकार ने जमा करा रखी है वो सीधा सरकारी अकाउंट में चली जाती है। ऐसे ही गांव का प्रधान का भी है, मेंबर्स का भी है, बीडीसी जितने भी हैं, इनका सबका भी यही प्रावधान है, जमानत राशि सीधा जब्त हो जाती है। लोग ऐसे हंसुआ में बोलते ना कि आपकी जमानत जब्त कर देंगे, तो ऐसे नहीं, इसका मतलब यही होता है। और प्यारे साथियों, अगर वेतन की बात करें कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वो 5 लाख रुपए, कितना है? 5 लाख। तो दोस्तों 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है सभी करों से मुक्त होता है, किसी भी प्रकार को उस पर टैक्स वगैरह ये सब नहीं लगाया जाता है। जैसा कि ये तो सारी चीज आप लोगों को पता है। और प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में जानते हैं कि आप लोग लोकसभा भी भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेता है, और दिल्ली, पांडिचेरी सहित दिल्ली और पुदुचेरी जो संघ शासित प्रदेश है, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेता है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो प्यारे साथियों, मेरा आज ये राष्ट्रपति से कुछ छोटे छोटे तथ्य थे जो आपको पढ़ाया था। बाकी राष्ट्रपति का वीडियो इसमें डला हुआ है, आप लोग पूरा डिटेल से देखिए। और प्यारे साथियों, जिस दिन आप लोगों सबका सहयोग मिला, अगर कैमरा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छी क्लास 1 घंटे पूरा मतलब लाइव क्लास देने की पूरा आंतरिक मेरी तमन्ना है। प्यारे साथियों, आप लोग जल्द से जल्द अधिक से अधिक शेयर करें और
इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम।